जय श्री श्याम मित्रों, तो आपका स्वागत है हमारे श्याम हिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास में महाराणा सांगा के, महाराणा संग्राम सिंह के, और उससे संबंधित हमने काफ़ी चीज़ें अध्ययन कर ली थी। उसमें हमने इब्राहिम लोधी से संघर्ष को भी पढ़ लिया था, ईडर में हस्तक्षेप को पढ़ लिया था, गुजरात के मोहम्मद साहब सेकंड थे उससे भी संघर्ष को पढ़ लिया था, और उसके बाद हमने मालवा के खिलजी का जो शासक था उसको भी पढ़ लिया था। अब हमारी जो अंतिम जो वार्ता है वो होगी मुगलों से, और मुगलों में हमारी बात होगी बाबर से। तो बाबर से संघर्ष, आज हम पढ़ेंगे बाबर से संघर्ष को। बाबर से संघर्ष की यदि बात करें तो बाबर जो है वो हम इंडियन हिस्ट्री में अलग से पढ़ते हैं। बाबर की बात करें तो ये परगना का शासक था, और इसने वहाँ पर काफ़ी बार विजय प्राप्त करने की कोशिश की। परगना को भी हार गया, अपने छोटे भाई को इसमें शासक बना दिया। उसके बाद ये वहाँ से दर दर भटकता हुआ किसी प्रकार से ये काबुल पहुँचा, वहाँ विजय प्राप्त की। उसके बाद इसने, अब ये अपनी ग्रंथ में तुजुक के बाबरी में बताता है, तो क्या ऐसा कुछ नहीं है। तो तुजुक के बाबरी में कहता है कि राणा सांगा ने, और जो इब्राहिम लोधी का चाचा था उसने मुझे भाई यहाँ आमंत्रण दिया भारत आने का, और फिर ये भारत आया। राणा सांगा इसको कहा था कि भाई तुम दिल्ली पर आक्रमण करना और मैं आगरा पे करूँगा। तो इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन राणा ने आगरा में आक्रमण नहीं किया। तो ये जो है ये कहानी मिलती है हमें बाबर की आत्मकथा तुजुक के बाबरी से, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को 2 युद्धों में हरा दिया था। तो हो ही नहीं सकता राणा सांगा इससे कहे। उसको अगर दिल्ली चाहिए ही था या आगरा को चाहिए था तो वह स्वतः अपने दम पर ले सकता था। ठीक है, तो बाबर जब भारत पर आया तो इसके संग्राम जो हुआ वो राणा सांगा से 2 युद्ध हुए। ठीक है, पहला युद्ध जो हम पढ़ते हैं बयाना का युद्ध, ठीक है, और सेकंड खानवा का युद्ध। ठीक, बयाना का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने इतने बढ़िया ढंग से इनको हराया कि ये खानवा के युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हुए। ठीक है, और खानवा का युद्ध बाबर ने बहुत सारी चीज़ों का त्याग करके किया। उसने कहा कि भाई हम शराब नहीं पीएंगे, हम युद्ध में जीते या हारे हम वापस जाएंगे काबुल। इसकी बहुत सारी चीज़ें, इसने कहा कि ये धर्म युद्ध है। ठीक है, इसने इस युद्ध में ये बहुत सारी चीज़ों की, इसने तमगा जो कर लिया जाता था उसको कह दिया कि भाई सैनिकों से तमगा कर नहीं लेंगे। तो खानवा का युद्ध हुआ और उसमें यह विजय हो गया। उसके बाद तख्ता पलट हुआ, एक हम कह सकते हैं कि जो अब तक सल्तनत काल चल रहा था अब वह बदल करके मुगल काल हो गया बाबर की इस वजह से। ठीक है, तो हम राणा सांगा में इन दोनों बाबर से संघर्ष में इन दोनों युद्धों की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी कर लें कि बाबर जो है वो बाबर भारत में आया तो इसने सबसे पहले पानीपत की विजय की, पानीपत में विजय प्राप्त की। पानीपत में इसने किसको हराया? इब्राहिम लोधी को हराया, और इब्राहिम लोधी को इसने पकड़ के इसको मार दिया। इब्राहिम लोधी की हत्या हो गई। अब इसी का छोटा भाई है महमूद लोधी। ये महमूद लोधी राणा सांगा के पास गया, और सांगा ने इससे कहा था कि तुम टेंशन मत लो, अगला दिल्ली का शासक हम तुम्हें ही बनाएंगे, महमूद लोधी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि महमूद लोधी को शासक बनाने के बाद जो कर रहा है कि वो कह रहा होगा कि भाई बाबर तुम आ जाओ आक्रमण करो, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो केवल बाबर की अपने विजय को एक सार्थक रूप देने के लिए इस प्रकार से झूठ कहा गया था। ठीक है, अब जब बाबर ने पानीपत विजय प्राप्त कर ली तो ये दिल्ली में आ गया, और दिल्ली में आने के बाद
इसने अपने राज्य को स्थापित कर दिया। इसने दिल्ली में आने के बाद, पानीपत के बाद धौलपुर, बयाना, ग्वालियर, इनको जीत लिया। अब इनको जीत लिया तो इसकी राज्य की जो सीमाएं हैं वो राणा सांगा के राज्य की सीमाओं से टकराने लग गई। तो इसका मतलब युद्ध तो होना ही था, युद्ध होना बिल्कुल तय था, क्योंकि जब सीमाएं टकरा रही हैं, और हम जानते हैं कि एक स्थान पर या एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, और बाबर अपना राज्य तब तक स्थापित नहीं कर सकता जब तक वह राणा सांगा को पराजित नहीं कर दे, क्योंकि उस समय उत्तर भारत में सबसे प्रमुख जो क्षेत्र है और जो ताकतवर है वो है राणा सांगा। ठीक है, तो इसी कालखंड में राणा सांगा और बाबर ये दोनों ताकतवर हैं, तो दोनों आपस में युद्ध ना करें ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए इन दोनों को युद्ध तो करना ही था, युद्ध होना ही था। ठीक है, आगे हम जब बात करते हैं तो इसकी सीमा टकरा गई, तो इसी कारण पहला युद्ध हुआ बयाना का। ठीक है, और बयाना के युद्ध में जब बाबर हार गया तो वह अपनी वापस विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें खानवा के युद्ध में आया। तो हम इसमें लिखते हैं बाबर से संघर्ष, और जहाँ तक हमने अध्ययन किया है पहले हम इस चीज को लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। बाबर ने पानीपत विजय में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, और इसके बाद इसने भारत में मुगल राज्य की स्थापना की। तो बाबर ने पानीपत विजय से भारत में मुगल राज्य की स्थापना की। ठीक है, पानीपत को जीतने के बाद इसने क्या किया, पानीपत को जीत लिया, उसके बाद ये आगे बढ़ा, बयाना, धौलपुर और ग्वालियर को इसने जीत लिया। ठीक है, इसने धौलपुर, बयाना और ग्वालियर को जीत लिया। ठीक है, अब जब इसने इनको जीत लिया तो फिर क्या होगा कि इसके साथ ही इसकी जो सीमाएं हैं वो किसके साथ, मेवाड़ के साथ इसकी सीमाएं टकराने लग गई, जिससे मेवाड़ राज्य की सीमाएं मेवाड़ राज्य की सीमाएं इसकी सीमाओं से टकरा गई, इसके राज्य की सीमाओं से टकरा गई। इसके राज्य की सीमाओं से टकरा गई तो फिर क्या होना है, युद्ध होना निश्चित था। ठीक है, उसके बाद बाबर ने राणा सांगा पर यह आरोप भी लगाया कि सांगा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। एक तो ये रीजन हो गया। उसके बाद कि बाबर ने सांगा पर यह आरोप लगाया कि सांगा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। सांगा ने अपने
वचन का पालन नहीं किया। ओके, कि सांगा ने अपने वचन का पालन नहीं किया। फिर क्या ना, फिर था कि बयाना का युद्ध होना ही था, तो बयाना का युद्ध हुआ। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बयाना के युद्ध की चर्चा करेंगे। ठीक है, रब करते हैं। बने बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कब हुआ यह युद्ध? 16 फरवरी 1527 ईस्वी। ठीक, अब इस युद्ध की बात करें तो हम जो बयाना की बात करते हैं, तो बयाना दुर्ग का रक्षक, दुर्ग रक्षक कौन था? बयाना दुर्ग का दुर्ग रक्षक था मेहंदी ख्वाजा। कौन था? मेहंदी ख्वाजा। ठीक है, मेहंदी ख्वाजा था। मेहंदी ख्वाजा जो था वो कौन था? ये बाबर का ये बहनोई था। ठीक है, और बाबर ने इसकी सहायता के लिए इसके पास भेजा अब्दुल अजीज को। किसको? अब्दुल अजीज को। और अब्दुल अजीज के नेतृत्व में एक सेना आई। ठीक है, सेना को लेकर के आया। तो मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहनोई था जो दुर्ग रक्षक था बयाना का, और इसकी सहायता के लिए बाबर ने अब्दुल अजीज को भेजा। ठीक है, सेना लेकर के, लेकिन सांगा ने इनको पराजित कर दिया और इनको पराजित कर दिया और बयाना के दुर्ग को जीत लिया। ठीक है, अब ये छोटा सा एक बहुत कह सकते हैं हम जल्दी से न एक बड़े युद्ध को आमंत्रित देने के लिए एक छोटा युद्ध हुआ। ठीक, अब इस युद्ध में क्या था कि सिंपल था, मेहंदी ख्वाजा और अब्दुल अजीज जो थे वो राणा सांगा के सामने इतने ज्यादा प्रभावी नेतृत्वशाली नहीं थे, इसलिए ये जल्दी ही हार गए। तो इसमें लिखते हैं बयाना का दुर्ग रक्षक मेहंदी ख्वाजा था। बयाना का दुर्ग रक्षक मेहंदी ख्वाजा था। बाबर ने इसकी सहायता के लिए अब्दुल अजीज के नेतृत्व में सेना भेजी। ठीक है, सांगा ने इनको पराजित कर दिया। सांगा ने इनको पराजित करके बयाना को जीत लिया। बयाना दुर्ग को जीत लिया। अब इसके बाद क्या होता है वो घटनाक्रम। तो जब इस युद्ध में जब इस युद्ध हुआ तो बाबर के जो सैनिक जो इस युद्ध में लड़े तो उन्होंने देखा कि राणा सांगा कितना खतरनाक युद्ध लड़ता है, इतना भयानक युद्ध लड़ता है, और वो इतना घबरा गए कि वो जाकर सरेंडर हो गए बाबर के सामने कि बाबर, हमने भारत में आने के लिए आपने कहा था कि भाई हम
दूध का शहर है तो हमने खूब दूध भर लिया है, सोने का शहर है, हमने सब चीज ले ली है, ओके अब हमें वापस चलना चाहिए काबुल, अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। क्योंकि इतना भयानक रूप से उन्होंने देख लिया कि कितना खतरनाक लड़ता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि काबुल से एक जोशी आया, शरीफ, कौन है, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शरीफ। इसने भी भविष्यवाणी कर दी, और इसने भविष्यवाणी कर दी कि भाई बाबर नहीं जीतेगा। इसने कह दिया कि बाबर की हार निश्चित है, ठीक है। उसके बाद ख्वाजा मैसूर खातिर जो इस युद्ध में शामिल था, भयानक युद्ध में, तो ख्वाजा मैसूर जो था, मैसूर खातिर, इसने भी कह दिया कि बाबर सांगा को जीतना नामुमकिन है, ठीक है, सांगा को जीतना नामुमकिन है। तो अब ऐसी जब बातें हुई तो बाबर की सेना का मनोबल पूर्ण रूप से टूट गया। तो बाबर ने कहा कि भाई क्या किया जाए, कि उसने बहुत सारा प्रलोभन दिया, और प्रलोभन देने से पहले उसने किया कि ऐसा करते हैं कि युद्ध नहीं हो तो फिर ऐसा कर। तो इधर से जो राणा सांगा था वो अपने साथ सभी को लेकर के चल दिया, और वो आ गए। तो बाबर ने राणा सांगा के जो दामाद था सलाहद्दीन तबर, सलाहद्दीन तबर के द्वारा संधि करने का प्रयास किया, ठीक है, कि बाबर से संधि कर ली जाए। अभी हमारी सेना ऐसी है कि वो लड़ने के विचार नहीं बन रहे हैं, तो सलाहद्दीन तबर से संधि करने का विचार बनाया। सलाहद्दीन तबर के पास खबर पहुंच गई, सलाहद्दीन तबर बाबर से मिला, उसने बताया कि भाई संधि करनी है, ठीक है। तो सलाहद्दीन तबर वापस आए अपने पिताजी के सांगा के पास। सांगा अपने सभी साथियों के साथ बैठा था, मेवाड़ सामंतों के साथ बैठा था। अब यदि सांगा की बात करें तो हमें पता है कि सांगा के साथ जब भी हमने पढ़ चुका है, और हमें ये खुद तुजुक के बाबरी में भी पढ़ने को मिलता है कि राणा सांगा के बारे में उन्होंने बताया है कि सांगा के साथ कौन कौन, सांगा के साथ जो है वो 7 राजा, कितने, 7 राजा, 9 उपराजा और 104 छोटे सरदार चलते हैं। अब इतने तो इसके साथ ही चल रहे हैं, ठीक है। तो राणा सांगा के पास सलाहद्दीन तबर गया कि पिताजी ऐसा करते हैं, युद्ध नहीं करते हैं, संधि कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। इसने खूब समझाया, राणा सांगा मान गया कि चलो संधि कर लेते हैं। तो राणा सांगा मान गया। अब इधर मेवाड़ के सामंत यार कि ये हमेशा ऊपर रहता है, अगर संधि कर ली तो इसके ऊपर ही रहेगा। नाक की बात होगी ना कि हम यहाँ से चल के आ गए मेवाड़ से यहाँ, अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, वापस जाएंगे क्या। तो ये सब पहुंच गए राणा सांगा के पास, और राणा सांगा से कहा कि बताओ हम यहाँ पर आ गए इतने दूर लड़ने के लिए, कि कभी ऐसा हुआ है कि आप युद्ध के मैदान के लिए आ गए हो और फिर युद्ध के मैदान से बिना लड़े ही चले गए, ये क्या हम उन पूर्वजों के लिए अच्छा रहेगा क्या। तो राणा सांगा ने बहुत विचार किया कि यार बात तो सही कह रहे हैं, कि सही तो नहीं है। तो राणा सांगा ने कहा कि हम संधि नहीं करेंगे। सलाहद्दीन तबर आया कि वो अपनी बात हुई थी ना संधि की, राणा सांगा ने कहने कोई संधि फंधि नहीं, हम युद्ध लड़ेंगे। सांगा ने स्पष्ट कर दिया कि हम युद्ध लड़ेंगे, ठीक है। मेवाड़ सामंतों ने ऐसा क्यों किया, हो सकता था शायद ये युद्ध ना हो,
लेकिन जब मेवाड़ सामंतों ने ये जान लिया कि युद्ध नहीं है, फिर ये ऐसा संधि कर ही लेने उपयुक्त थी। लेकिन मेवाड़ सामंत जानते थे कि ये युद्ध आज नहीं तो थोड़े समय बाद होना है। यही बात उन्होंने राणा सांगा को बताई और राणा सांगा भी समझ गया कि यह बात सही है कि युद्ध अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो थोड़े समय बाद युद्ध लड़ना होगा। और आज जैसी स्थिति राणा सांगा की है, शायद वैसी स्थिति आगे ना हो। इसीलिए राणा सांगा ने युद्ध लड़ने का निर्णय किया। सलादी तवर युद्ध संधि को टूट गया तो सलादी तवर यहाँ से नाराज होकर के चला गया। सलादी तवर चला गया, युद्ध क्षेत्र से ही चला गया, पहले ही चला गया। ठीक है, तो अब हम थोड़े से इसमें बात करते हैं जितना हमने अध्ययन किया। उसके बाद हम बात करेंगे बाबर की कि बाबर ने अपनी सेना को कैसे तैयार किया। ठीक है, ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं कि काबुल से आए ज्योतिषी ने, काबुल से आए ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने बाबर की हार की भविष्यवाणी कर दी। हार की भविष्यवाणी कर दी। ठीक है, अब बाबर के हार की भविष्यवाणी मोहम्मद शरीफ ने तो कर ही दी है। उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा कि ख्वाजा मैसूर खातिर ने भी, किसने, ख्वाजा मैसूर खातिर ने भी ठीक है सांगा से विजय, सांगा की हार को नामुमकिन बताया। नामुमकिन बताया कि सांगा हार ही नहीं सकता है, इसने युद्ध में देख लिया था। ठीक है, तो बाबर ने क्या किया कि बाबर ने सलादी तवर के माध्यम से संधि करने का प्रयास किया। बाबर ने सलादी तवर के माध्यम से संधि करने का प्रयास किया। ठीक है, सलादी तबर जो था इसमें प्रयास में एक बार तो सफल हो गया था। अब पहले हम बात करें सलादी तबर कौन था। तो सलादी तबर राणा सांगा का दामाद था। राणा सांगा ने राणा सांगा की पुत्री दुर्गावती, ठीक है, राणा सांगा की पुत्री दुर्गावती का विवाह सलादी तबर के साथ हुआ था। सांगा की पुत्री दुर्गावती का विवाह किसके साथ हुआ? सलादी तबर के साथ हुआ था। ओके, अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि दुर्गावती के साथ, तो इससे पता चल गया हमको इसका रिलेशन क्या था। तो सांगा ने अपने सामंतों के दबाव में आकर अपने सामंतों के दबाव में आकर
क्या कर दिया, संधि करने से मना कर दिया, और उसने कहा कि हम बाबर से संधि नहीं करेंगे। ठीक है, बाबर से संधि करने से मना कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो सलादी तवर था वह नाराज होकर के चला गया। इसमें एक लाइन और है कि जिससे सलादी तबर नाराज होकर के चला गया। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, इससे आगे लिख लेंगे अगले उसमें। तो आप तो इसी का स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करेंगे आगे। ओके, रफ करते हैं। अभी इससे क्या हुआ कि जिससे सलादी तवर नाराज होकर चला गया। ठीक है, वापस चला गया वो। अब उसके क्या है, युद्ध क्षेत्र से चला गया। चलो, नाराज होकर युद्ध क्षेत्र से चला गया। ओके, अब हम बात करते हैं बाबर की, कि बाबर ने अपनी सेना को कैसे बनाया। तो बाबर ने भी तो बहुत कुछ किया। तो बाबर ने क्या किया, उसने कहा कि भाई ये है युद्ध जो है वो जिहाद है। युद्ध को क्या घोषित कर दिया, जिहाद, दान में युद्ध। यदि तुम मरोगे तो आप कहाँ जाओगे, जन्नत में मिलेगी, वीर गति को प्राप्त करोगे। तो उसने कहा कि हम शराब नहीं पीएंगे, हम जो शराब ज़्यादा पीते हैं तो शराब नहीं पीएंगे। शराब के जितने बर्तन थे, बर्तनों को सबको तोड़वा दिया इसने, तोड़ दो सब बर्तन। ठीक है, बर्तन सब तोड़वा दिए कि हम शराब नहीं पीएंगे। इसके बाद इसने कहा कि सैनिकों से कर लेते थे तमगा कर। तमगा कर, तमगा कर क्या है, तमगा कर ये है कि जैसे सैनिक जब भी कहीं युद्ध पे जाते, वो जीत जाते, तो वहां से उन्हें दो चीजें मिलती, कोड़ा या कुछ और भी जो सामान मिलता, तो उस सामान को बेचते थे वो। तो उस सामान को बेचने पर उन्हें जो कर देना पड़ता था राजा को, वो तमगा कर था। तो इसने कहा कि हम तमगा कर नहीं लेंगे। अर्थात यह है, एक तरीके से आप बोल सकते हो बिक्री कर। बिक्री कर, कि हम तुमसे तमगा कर या बिक्री कर नहीं लेंगे। उसने कहा कि भाई अगर हम युद्ध जीत गए, जीते या हारे, हम वापस काबुल चलेंगे, काबुल वापस जाएंगे। अब ये सब इन्होंने कहा कि एक आखिरी बार हम युद्ध लड़ेंगे। तो सैनिक भी मान गए कि चलो यार एक बार वो लड़ लेते हैं, वैसे होने जाना तो कुछ नहीं है। तो इसने ये सब कहने के बाद इसने अपनी सेना को तैयार कर लिया। तो इस चीज को लिख लेते हैं हम कि बाबर ने क्या किया। तो बाबर ने युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। ठीक है, बाबर ने युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया।
पहली चीज इसने कहा कि हम शराब नहीं पीएंगे, शराब नहीं पीने की घोषणा की, शराब नहीं पीने की घोषणा की। ठीक है, और शराब के जितने बर्तन थे वो सब तोड़वा दिए। ठीक है, और इसके सारे बर्तन तोड़वा दिए। ठीक है, और सैनिकों से जो तमगा कर लेते थे, मना कर दिया कि हम कोई तमगा कर नहीं लेंगे, तो सैनिकों का तमगा कर माफ कर दिया। सैनिकों का तमगा कर बिक्री कर। माफ कर दिया। ठीक है, और कहा सैनिकों से ये विश्वास दे दिया कि हम युद्ध के बाद काबुल जाएंगे। ठीक है, और कहा कि हम युद्ध के बाद कहाँ जाएंगे, हम युद्ध के बाद काबुल जाएंगे, काबुल जाएंगे। ओके, अब इधर राणा सांगा ने पावती परवाना भेज दिया। पावती परवाना क्या? पावती परवन, पावती परवन बोलते हैं कि जब अपने सहयोगी राजाओं को युद्ध में बुलाना होता है तो उनके लिए एक समाचार भेजा जाता है, तो वह समाचार चिट्ठी जो है वही क्या है, पावती परवन है। तो राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध, राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध अपने समस्त सहयोगियों का आह्वान किया, अपने समस्त आह्वान किया। ठीक है, उन्हें चिट्ठी भेजी, उन्हें चिट्ठी भेजी जिसे पावती परवन कहा गया, जिसे पावती परवन कहा गया। ठीक है, तो अब इसके सहयोगी कौन कौन थे उनकी बात करेंगे। इसके सहयोगी थे 28 राजा, तो 28 राजाओं में उन सबकी चर्चा ही करें। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं सहयोगियों की। तो रफ करते हैं इसको। ठीक है, अब इसके सहयोगी कौन है? प्रमुख सहयोगी, इसके 28 सहयोगी हैं, उनकी बात करेंगे। नंबर 1 पे है मारवाड़ का राव गंगा। राव गंगा ने मालदेव को भेजा। मारवाड़ से कौन आया? मारवाड़ से आया राव
कांगा ने राव मालदेव को भेजा, राव मालदेव को भेजा। किधर से आया? राव मालदेव। ठीक है। नंबर 2 की यदि बात करते हैं तो बीकानेर। बीकानेर का कौन था? बीकानेर का था कल्याणमल, जिसको राव जेठ सिंह ने भेजा। बीकानेर से राव जेठ सिंह ने राव कल्याणमल को भेजा। ठीक है। यदि हम बात करें आमेर की तो आमेर से आया पृथ्वीराज कछवाहा। आमेर का कौन है? आमेर से आया है पृथ्वीराज कछवाहा। ठीक है। इधर फिर अमेठी और सॉरी आमेठ, आमेठ से आया है रावत जावा। आमेठ रावत जावा। आमेठ से कौन आया? रावत जावा। इसके बाद देवगढ़ से आया राणा वो सांगा चुंडावत। देवगढ़ से, देवगढ़ से आया है सांगा चुंडावत। देवलिया से आया बाघ सिंह, जिसके नेतृत्व में होगा 1537 में दूसरा साका। ठीक है। क्या आया? देवलिया से, देवलिया से आया बाघ सिंह। देवलिया, देवलिया, बाघ सिंह, देवलिया। आगे देवती। देवती से है भवानी सिंह। देवती से कौन है? भवानी सिंह। देवती से कौन आया? भवानी सिंह। यदि हम बात करें आगे लावा, लावा से आया है करण सिंह डोडिया। लावा से आया है करण सिंह डोडिया। करण सिंह डोडिया। ठीक है। 90 पे हम बात करते हैं जालौर। जालौर से आया रामदास सोनगरा। जालौर से कौन आया? रामदास सोनगरा। ठीक है। अगला है सलमपुर। सलमपुर से आए रतन सिंह चुंडावत। सलमपुर से आए हैं रतन सिंह चुंडावत। चुंडावत। ठीक है। इनके बाद आया है बिजोलिया से अशोक परमार, जिसको इसने जागीर दी थी। बिजोलिया से आया अशोक परमार। ठीक है। 12वें पे हम बात कर रहे हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर के उदय सिंह। डूंगरपुर से है उदय सिंह। 13वें पे है कच्छ का 17वीं। 14वें पे है सीकरी का धामदेव सिकरवार।
सिकरवार, धामदेव सिकरवार। हम नेक्स्ट 15वें पे पढ़ते हैं। हम 15वें है ग्वालियर का राम सिंह तोमर। ग्वालियर का है राम सिंह तोमर, ठीक है। इसको ही बोलते हैं राम शाह तोमर भी, दूसरा नाम भी लिख ही ले, राम शाह तंवर, इसी को बोलते हैं राम शाह तंवर, ठीक है। 16वें पे हम बात करते हैं मेवात। 16वें का है मेवात का हसन खान मेवाती, हसन खान मेवाती, ठीक है, हसन खान मेवाती। 17वें पे है महमूद लोधी। ये कहाँ का था? अफगान था, तो अफगान महमूद लोधी। इब्राहिम लोधी का छोटा भाई, ठीक है। 17वें पे हो गया। 18वें पे हम पढ़ते हैं अजमेर के करमचंद पवार। अजमेर का कौन है? करमचंद पवार, ठीक है। 19वें की यदि हम बात करते हैं तो वो है चंदेरी का मेदिनी राय। चंदेरी का मेदिनी राय, ठीक है। 20वें पर है रायसीन का सलेदी तबर। रायसीन का सलेदी तबर जो युद्ध क्षेत्र से वापस चला गया था। रायसीन का है सलेदी तबर, जो ये युद्ध क्षेत्र में तो आया लेकिन नाराज होकर के वापस चला गया। उसके बाद है गोगुंदा का झाला अज्जा, झाला सज्जा। गोगुंदा का है झाला सज्जा, ठीक है। 22वें पे हम पढ़ते हैं सादड़ी का झाला अज्जा। सादड़ी का कौन है? झाला अज्जा, ठीक है। 23 पे हम पाली का अखेरात सोनगरा। पाली का अखेरात सोनगरा, पाली का अखेरात सोनगरा। इसके बाद जब हम बात करते हैं 24 पर, ईडर का था भारमल। ईडर का क्या था? भारमल। 25 पे हम बात करते हैं। 25 पे हम बात करते हैं बूंदी का नारायण दास हाड़ा। बूंदी का कौन है? नारायण दास हाड़ा, बूंदी का नारायण दास हाड़ा, ठीक है। अब हमारे पास 3 नाम रह गए हैं और इन तीनों नामों को हम लिखेंगे अगले उस पे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं हम आगे। ठीक है, इसको रफ करते हैं।
26 पे हम पढ़ते हैं चंदावर, चंदावर के चंद्रभान और मानिक चंद चौहान। 26 और 26 में हम पढ़ते हैं चंदावर, एमपी के चंद्रभान चौहान और मानिक चंद्र चौहान। चंदावर कहाँ है? एमपी में, ठीक है। इसमें कौन है? चंद्रभान, चंद्रभान चौहान और मानिक चंद्र चौहान। 27 की बात करते हैं मेड़ता, बीरम देव मेड़ती। मेड़ता के कौन थे? मेड़ता से थे वीरम देव मेड़तिया, ठीक है। और इनके साथ थे रतन सिंह मेड़तिया और रायमल मेड़तिया। रतन सिंह मेड़तिया और रायमल मेड़तिया। अंतिम 28 वीरम देव सिकरवार और गोकुल दास परमार। वीरम देव सिकरवार, गोकुल दास, ठीक है, गोकुल दास परमार। ये स्वेच्छा से लड़ने वाले योद्धा थे। तो ये सभी थे जो इस युद्ध के लिए आए थे पावती पर्वन भेजने, और इन्होंने अपनी ओर से इस युद्ध में भाग लेना स्वीकार किया। हम कह सकते हैं कि ये ऐसा महान योद्धा रहा होगा राणा सांगा, किसने संपूर्ण राजपूतों को एक साथ लेके आ गया है, ठीक है। और इस युद्ध में इसने बहुत अद्भुत वीरता दिखाई। अब जैसे हम बात करें, अभी हम बात करेंगे मेवाड़ की सेना की सजावट, तो उसमें एक पक्ष होता है हरावन। हरावन का मतलब है कि सबसे पहले आगे आगे जो रहने वाला पक्ष है वो युद्ध में। और अरावल में बहुत कम ऐसे शासक होते हैं जो अरावल में लड़ते हैं। राणा सांगा एकमात्र ऐसा शासक था जो हरावल पक्ष में लड़ता था। हरावल में शुरू से ही चुंडावतों को रखने का रिवाज था कि चुंडावत रहेंगे राजपूतों के मेवाड़ की ओर से, और इसमें भी चुंडावत थे, रतन सिंह चुंडावत, ठीक, सांगा चुंडावत वो शामिल थे। लेकिन इसने कहा कि भाई मैं खुद सबसे भाई अरावल में लड़ता हूँ कि सबसे महान वीर योद्धा, और राणा सांगा कहता था कि मैं सबसे महान वीर योद्धा मैं हूँ, इसमें तो कोई दया नहीं है राणा सांगा थे। तो यह सबसे आगे लड़ता था अरावल में। और इससे एक और चीज थी कि इसके अरावल में लड़ने से सेना का मनोबल भी बढ़ता था कि देखो राजा हमारे साथ युद्ध लड़ रहा है, ठीक। और इसके बारे में हमने पढ़ ही चुके हैं, सैनिकों का भग्नावेश कहते हैं, 80 घाव इसके शरीर पर लगे हुए थे, एक आंख कैसे गई वो हमने आपको बताया था। तो इतनी कहानियां हैं इसकी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे की, ठीक है। हमने जो सेकेंड युद्ध है खानवा के युद्ध वह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री श्याम, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।